अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पढ़ाई प्लानट। आज हम अपना लेक्चर 2 डिस्कस करेंगे विच इज़ अबाउट ओरल कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, यहाँ पर है इम्पोर्टेंस एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम आज सारा कवर करेंगे अच्छे से। तो पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन आज हम स्पेशली ओरल प्रेजेंटेशन और हर चीज़ ओरल से रिलेटेड ही कवर करेंगे, क्योंकि आपको पता है रिटन एक बेसिक फॉर्म होती है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी। अब जस्ट हम ओरल को ही आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी स्किल्स। अब वो स्किल्स कौन कौन सी हैं? इसमें है आउटलाइनिंग एंड प्लानिंग, प्रिपेयरिंग ओवर हेड्स और अदर डिस्प्ले मीडिया, रिहर्सिंग एंड डिलीवरी। आउटलाइनिंग और प्लानिंग क्या होती है? इसमें हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा टॉपिक ये है, हमने ये शॉर्ट ऑलरेडी डिस्कस करने ही करने हैं, ये हमने स्पीच में डिलीवर करने हैं और किस तरह से करने हैं, ठीक है। और प्रिपेयरिंग ओवर हेड्स, इसमें क्या आ जाता है कि आपने सब डिस्प्ले मीडिया के थ्रू या रिहर्सल कर करके अपने जो आपका कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, ताकि जब आप अपना स्पीच दे रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो। रिहर्सिंग मैंने आपको डिस्कस कर दिया, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो रिहर्सिंग उसी में हो जाती है। एंड द डिलीवरी लास्ट थिंग इज़, तो डिलीवरी में ये होता है कि आपकी हर चीज़ काउंट होती है, लाइक आपका वे ऑफ स्पीक, द वे यू कैरी योर सेल्फ, लाइक आपका पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, हर चीज़ उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा, आप ये पाकिस्तान है, मैंने पहले भी कहा था, आपको आवाज़ें आती रहेंगी इर्द गिर्द से, आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना, आपने बस लेक्चर सुनना है, उस पर ही फोकस करना है। ओके, ये सब्ज़ी प्याज आलू बिकते रहेंगे गली में। ठीक हो गया। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स। फॉर्मल में क्या होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करते हो, उसको अच्छे से बार बार रिपीट करते हो, ताकि जब आप अपना स्पीच दे रहे हो तो आपको कोई भी गलती या आपको कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मल में ये चीज़ हो जाती है, और फॉर्मल में आप काफ़ी ना एक बाउंडेड वे में हर चीज़ डिस्कस करते हो। रादर देन इनफॉर्मल में क्या होता है कि आप बड़ा खुल के हाई एनर्जी के साथ अपनी हर चीज़ को डिस्कस करते हो, अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हो। और वो कहते हैं ना कि अगर आप एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर बात कर रहे हो और आप हर चीज़ को खोल के बयान कर रहे हो, तो ऑडियंस भी इस चीज़ को एडमायर करती है कि उसको भी अपनापन फील होता है। तो ह्यूमन का सबसे बड़ा ख़ासा ये है कि उसको जहाँ पे इंटरेक्शन फ़ील होती है वो उस चीज़ को ज़्यादा परस्यू करता है, उस चीज़ को ज़्यादा आप समझ लीजिए कि अपनाता है। अब यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन इज़ अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू टू कैटेगरीज, इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग एंड द परसुएसिव स्पीकिंग। इंफॉर्मेटिव मतलब इसकी हेडिंग से ही पता चल रहा है इसमें क्या हो सकता है। लेट्स सपोज इफ़ यू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन और आपको कह दिया कि क्या आपने भी स्पीच डिलीवर करनी है, यानी कि आपने किसी दूसरी जगह जाके अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है, तो वो ऑब्वियसली इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग होगी, उसमें आप कंपनी का बताएंगे, वहाँ पर ओवरऑल सिनेरियोज़, उनके बेनिफिट्स, डिसएडवांटेजेस, प्रोज एंड कॉन्स, और उनके जितनी भी वो सिनेरियोज़ हैं, लाइक उनकी जैसे वर्क फ्रेम्स होते हैं, उन चीज़ों को जब आप डिस्कस करोगे तो वो एक किंडा इंफॉर्मेटिव थिंग्स में आ जाता है। और इसमें भी इन्होंने 4th पॉइंट कवर किए हुए हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट, ओरल ब्रीफिंग, पैनल डिस्कशन, ओरल क्रिटिक्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सेकेंड थिंग इज़ परस्यूव स्पीकिंग, जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा। अब परस्यूव का मतलब वैसे परस्यू करना यानी कि मजबूर करना, लेकिन यहाँ पे उसको हम मजबूर वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक किंडा लाइक विक्टिम के तौर पे आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ को मतलब कायल करना, ऑडियंस को कायल करना। परस्यू स्पीकिंग में इतना अच्छा डिलीवर करने का मेथड होता है, लाइक इतनी कोई जानदार स्पीच होती है कि अगला बंदा बहुत ज़्यादा उस चीज़ को फोकस करता है, उस चीज़ को सुनता है और वो कायल हो जाता है। अब जैसे आपने देखो ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो वो बार बार ऑडियंस को परस्यू कर रहे होते हैं कि आप जो भी हो जाए, आपने मायूस नहीं होना, आपने मेहनत से लगन से ये चीज़ हासिल करनी है, वो चीज़ हासिल करनी है। आप बड़े गौर से सुन रहे होते हैं कि हाँ वाकई यार ये बात सही कर रहा है और हमें इसको मानना भी चाहिए। अब जैसे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जनाब कासिम अली शाह साहब, तो जब वो बात करते हैं तो पूरी ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्टिवली उनको सुन रही होती है, हर चीज़
छोड़ झाड़ के बस उनकी नज़रें उन पे टिकी हुई होती हैं कि वो क्या कह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, इस तरह से। तो अब आपको अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा, और इसमें ये 4 पॉइंट्स में भी वही चीज़ कवर की है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी मेथड्स की। there are at least 4 methods of making an oral presentation: extempo, impromptu, memorization and the reading. Okay, firstly we discuss the extempo. इसमें क्या होता है, इसमें आप हर चीज़ को ना पहले से प्रिपेयर कर लेते हो। आपने हर चीज़ पहले से ही उसको रिहर्सल कर लिया, उसको याद कर लिया, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स थे, कौन सी चीज़ कब कहनी है, कैसे कहनी है, वो आप पहले से ही मतलब डिसाइड कर लेते हो। यानी कि अभी आप सपोज़ कर लो, आपके टीचर ने कहा कि अभी आपके आधे घंटे के बाद स्पीच है, तो आप उससे पहले आप उस तरह से प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन आपने स्पीच देने से पहले अपने माइंड में बिठा लिया कि मैंने पहले क्या कहना है, फिर क्या कहना है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, और मैं सारा मतलब टॉप टू बॉटम, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं ऐसे ऐसे ही रहूँगा। तो इससे कहते हैं कि प्री प्लान करना कि आपने क्या क्या करना है, तो इसमें इसको कहते हैं एक्सटेम्पो। अब यहाँ पे जो उन्होंने 3 चंक्स बताए हुए हैं ना, वो भी इसी से रिलेटेड है, जो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, कि आपने अपने माइंड में एक प्लानिंग कर ली होती है पहले से ही। सेकंड आ जाता है इम्प्रॉम्प्टो। इम्प्रॉम्प्टो में क्या होता है, मेथड कैरेक्टराइज बाय प्योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इनकम्प्लीटलीनेस। मतलब इम्प्रॉम्प्टो में आपको पता ही नहीं होता आपने बात क्या करनी है, कैसे करनी है। मतलब आप ये समझ लें कि आपको ना स्टेज पे खड़ा कर दिया, अब आपको समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या कहूँ। वो फिर आप, क्योंकि आपने प्लानिंग नहीं की होती, आपको नहीं पता होता, फिर आप कैसे डिलीवर करोगे। ठीक हो गया। तो इसमें ये होता है कि आपने पहले से कुछ भी प्लान नहीं किया होता। ये एक्सटेम्पो और इम्प्रॉम्प्टो, आप इसमें जो है ना वो हैं डिफरेंस है इसमें काफ़ी। मेमोराइजेशन में क्या होता है, वो कह रहे हैं कि मेमोराइजेशन मेथड इज़ रिस्की, के बड़ा ख़तरनाक होता है। अच्छा, ख़तरनाक क्यों होता है? लेट्स सपोज मुझे मेरी टीचर ने कहा या मुझे मेरे सर ने बोला है कि आपने स्पीच रेडी करनी है। कहती हूँ ओके सर। अब मैं स्पीच याद भी कर लेती हूँ, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब मैं उस मोमेंट पे खड़ी हूँ, जब मैं स्पीच डिलीवर कर रही हूँ, तो मुझे एक सेंटेंस भूल गया। लो जी, वो एक सेंटेंस भूलने की देर थी। अब मैं कह रही हूँ कि आगे क्या था, पीछे क्या था, क्योंकि आपने एक किस्म का समझ ले रट्टा लगाया हुआ था ना। तो ये बड़ा रिस्की होता है कि आप एकदम भूल जाएं, और फिर अब इतनी ऑडियंस सामने बैठी हो तो इंसान कभी कभार ऐसा तो पैनिक भी कर जाता है, भूल जाता है। तो इसका डिज़ास्ट्रस इसके नतीजे होते हैं। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि रट्टा लगा के आप चले जाएं। बहुत ज़्यादा एक तो इंसल्टिंग वे हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ना ऐसे ऑकवर्ड सिचुएशन सी हो जाती है। ओके, अब रीडिंग में क्या कह रहे हैं। रीडिंग, द ड्रॉबैक ऑफ रीडिंग इज़ दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद द टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ ऑडियंस। वो आपने नवाज शरीफ साहब को देखा होगा, इंग्लिश तो जनाब को आती नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कुछ सपोर्टर्स जो हैं वो पीटीआई के, कुछ नवाज शरीफ, तो हम सियासत की बात ही नहीं करें। नॉर्मली आपने शहबाज शरीफ साहब को भी देखा होगा कि वो बात कर रहे होते हैं, नीचे वो पन्ना पकड़ के देख रहे होते हैं, फिर नीचे देखते हैं, फिर सामने बात करते हैं। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बुरे वे में ली जाती है। क्यों ली जाती है? क्योंकि देखो, आप सब किसके लिए बैठे हो, सुनने के लिए बैठे हो। एक बंदा अपनी बात नहीं कह रहा, वो नीचे पन्ने देख रहा है कि अच्छा अब ये बोलना है, अच्छा अब ये बोलना है। तो ये एक चीज़ ना बड़ी एक ऑकवर्ड लगती है, और इन जो ऑडियंस होती है ना, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना बैड वे में लेती है, और वो उस तरह से सुनती भी नहीं है। तो ये जो रीडिंग वाला है ना, ये भी मेथड बहुत ज़्यादा बस वो मेमोराइजेशन से तो कम है, लेकिन अच्छा नहीं है, एक बड़ा सा अजीब सा है ये, ऑकवर्ड सा। प्रिपरेशन फॉर द प्रेजेंटेशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ डिलीवरी, द प्रेजेंटर मस्ट कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर्स इन प्रिपेयरिंग फॉर द प्रेजेंटेशन। नॉलेज ऑफ ऑडियंस, ऑब्वियसली अगर आप स्पीच देने जा रहे हो, अगर आपको ऑडियंस का नॉलेज है। अब यहाँ पे ऑडियंस बहुत तरह सी की हो सकती है। कॉलेज में है तो ऑडियंस और है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या मतलब उनके सेमिनार में दे रहे हैं, वहाँ पे ऑडियंस और है।
आप स्कूल में दे रहे हैं, ऑडियंस और है, आप किसी इवेंट पे दे रहे हो और है, आपने अपनी किसी गैदरिंग में दी है अपनी स्पीच तो वो और है। तो आप देख लें कि आपकी ऑडियंस में कितना कितना फ़र्क है, एजेस में, उनके बिहेवियर में, उनके माइंडसेट में काफ़ी फ़र्क है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, आपने जो बात बतानी है आपको उसका पता होना चाहिए कि आप क्यों बोल रहे हैं और उसका मकसद क्या है या उसका मतलब क्या है। यूज़ ऑफ टाइम, टाइम सबका बहुत ज़्यादा कीमती होता है। आपने ये भी देखना है कि ऑडियंस कैसी है और आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है। अब आप वो देखा होगा ना कि किसी बहुत बुज़ुर्ग बंदे को बुला लो तो वो जब अपनी स्पीच स्टार्ट करते हैं तो वो इंतहाई लंबी हो जाती है कि वो फिर आखिर में माजरत भी कर रहे होते हैं कि जनाब बहुत टाइम ले लिया, उसके लिए माजरत, ये है वो है। तो मतलब इतना भी लंबा ना करो कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड द थर्ड वन इज़ थर्ड डे फोर्थ रिहर्सल। क्या आपने सबसे पहले रिहर्सल करनी है, तैयारी करते रहना है। पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपका द वे ऑफ टॉक, द वे यू डिलीवर योर स्पीच, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है आपके बोलने में, जानने में। नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, मैं दोबारा नहीं इसको बताऊँगी क्योंकि हर चीज़ आपको अच्छे से माइंड में बैठ गई है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, ये आपको ऑलरेडी बताया गया। पर्सनल अपीयरेंस में भी क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए आपको अच्छे से अब मालूम हो गया होगा। डिलीवरिंग एन ऑरल प्रेजेंटेशन, अब फिर हम डिलीवरी की बात करें कि उसमें आपने क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। वॉइस एंड एंथुसियाज्म, वॉइस क्या है, लाइक आपके चेहरे पे ना वो शिकन नज़र नहीं है, वो देखोगे ना समटाइम लोगों के माथे पे बल आ जाते हैं, ऐसे नहीं। आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा काम रिप्रेजेंट करना है कि आपसे ज़्यादा पुरसकून बंदा कोई नहीं है। आप पुरसकून रहोगे, स्पीच अच्छी होगी, ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा जो है ना इंट्रैक्शन होगा कि अच्छा कोई हमारे लिए ही बोल रहा है, कोई हमें बताने के लिए ही बात कर रहा है। और इंथुसियाज्म का क्या मतलब, जोश और जज्बे से। अब मरी हुई आवाज़ें, चूचों की तरह आवाज़ें निकालोगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो जज्बा, जोश और जज्बा बहुत ज़रूरी है भाई। हर आई कांटेक्ट सबसे मेन चीज़। आप डिलीवरी कर रहे हो, मतलब स्पीच दे रहे हो, आपकी आंखें ऊपर आसमान को जा रही है तो आप खुद देख लो कि आप बात कर रहे हो, आंखें ऊपर, मतलब आपने आसमान को देख रहे हो, तो ऑडियंस क्या सोचेगी, भाई ये किससे बातें कर रहा है, ये हमसे बात कर भी रहा है कि नहीं। तो अच्छा, फिर ऐसे भी नहीं देखना कि ऐसा लगे अगले बंदे को कि खाने वाला है हमें मतलब आगे पीछे देखते रहना है ये चीज़ भी मैटर करती है, पता चले ये सामने ऐसे देखी जाओ तो क्या है, पता नहीं क्या हो गया इसको। यूज़ ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मीन मीन करने वाली नहीं होना चाहिए, मतलब हम बाज़ लोग बोलते हैं समझ ही नहीं आती तो ऐसे नहीं बोलना खुदारा हेयर व्हाट यू से, अंडरस्टैंड व्हाट यू से, पता होना चाहिए बोल क्या रहे हो और अगला बंदा भी समझ ले आप बोल क्या रहे हो। यूज़ ऑफ पेस ये क्या है भाई, विदाउट एडिक्वेट प्रिपरेशन इट इज़ ईजी टू बिकम नर्वस एंड स्टार्ट रशिंग थ्रू आउट अ प्रेजेंटेशन। मतलब आपने ना बोलते हुए गैप्स रखने हैं, इतना लंबा गैप ना रख देना कि ऑडियंस कहे बस ये तो गया आपने थोड़ा सा गैप रखना है, लाइक थोड़ा थोड़ा पॉज लेना है ताकि वो अगली बात का इंतज़ार करें, अगली बात का सोचें, ज़्यादा इंतज़ार ना करवाना, ऑडियंस भाग जाएगी मेकिंग अ फॉर्मल प्रेजेंटेशन, मतलब इतना ज़्यादा भी आपने वो नहीं हो जाना, चौड़े नहीं हो जाना कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हो, नहीं, आपने अपने एक उसमें सर्कल में अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज़ में ही रहना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब देखें वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, अपीयरेंस, ये चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आपने अगर बहुत ज़्यादा मीन मीन करके बोला तब भी कोई नहीं सुनेगा, बहुत ज़्यादा चीख रहे हो तब भी कोई नहीं बोले सुनेगा, क्योंकि
सबका एक ना फितरी अमल है कि सबको रिस्पेक्ट चाहिए, सबको एक इंटरेक्शन चाहिए। अब आप खुद देखिए ना, एआई कितनी तरह, एआई मतलब हर जगह पर है, लेकिन आपके व्हाट्सएप पे भी आप एआई से बातें कर सकते हो, लेकिन क्या आपका बात करने को दिल करता है? नहीं करता। क्योंकि क्या है कि वो रोबोट है, आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता ही नहीं है। आपका किसी ह्यूमन के साथ ही इंटरेक्शन हो सकता है, रोबोट के साथ नहीं हो सकता। बहुत रेयर केस होते हैं कि वो मूवीज़ में भी आजकल बहुत दिखाया है कि रोबोट्स भी इमोशनल होते हैं, लेकिन आपका जो एक इंटरेक्शन है ना, वो एक ह्यूमन के साथ ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है रादर देन द एआई एंड द अदर थिंग्स। मेकिंग योर प्रेजेंटेशन, इसमें उन्होंने एक छोटा सा हाईलाइट कर दिया, ग्रीट। आपको पता है जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो ऑब्वियसली आप सबको सलाम करोगे, हेलो हाय करोगे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वो, अल्लाह ताला के नाम से, हम तो मुसलमान हैं, अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। डिलीवरी गाइडलाइंस, उसमें क्या होता है कि आपने क्लियरली बात करनी है, शाउट नहीं करना और सरगोशियाँ नहीं करनी है, अच्छे से बात करनी है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर हर चीज़, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें लिखी है ना वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत अच्छे तरीके से। होप आपको समझ आ गई होगी, और आपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है जहाँ पे कहीं पे आपको लग रहा है ना कि मेरा वीक पॉइंट है, तो आप डिस्कस कर सकते हो, नो मैटर, हम उसको और बेटर कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इंसान है, गलती सबसे होती है। ओवरहेड प्रोजेक्शन, ट्रांसपेरेंसीज, OHPs, इसमें क्या, ये क्या है? ये आपने देखा होगा कि HD स्क्रीन्स वगैरह लगी हुई होती हैं, वहाँ पर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाई जाती है, आप जो बोल रहे हो वो दिखाया भी जाता है। 35 mm स्लाइड्स, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स में उन्होंने एक छोटा सा रिमोट पकड़ा होता है, वो जिसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो स्लाइड्स चलना शुरू हो जाती हैं। उनके काम पे डिपेंड करती है स्लाइड्स वगैरह। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा लोग इसको एडमायर करते हैं कि जो बोल रहे हैं वो दिखाया भी जाए। उसके बाद रियल ऑब्जेक्ट्स, फ्लिप चार्ट और ब्लैक बोर्ड, कीप इट्स सिंपल थ्रू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हार्डवेयर। अच्छा, अब वो ये भी कह रहे हैं कि अब इतना ज़्यादा भी शौक़ी नहीं हो जाना कि आप स्लाइड्स पे स्लाइड्स चलाते रहो और बोलने वाले को भी फिर कंफ्यूजन हो रही हो और ऑडियंस को भी। तो आपने हर चीज़ को एक बहुत ज़्यादा स्टेबल वे में करना है। ट्राई टू लिमिट वर्ड पर स्लाइड टू अ मैक्सिमम ऑफ 10। वो कह रहे हैं कि आपने ये भी देखना है कि हर स्लाइड के ऊपर आप बहुत ज़्यादा लंबी तकरीर ना कर दो, आप थोड़ा थोड़ा करके अपने मैसेज को डिलीवर करो। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड हो गया है। होप आपको पसंद भी आया होगा, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। अब आपने नेक्स्ट लेक्चर, हमारा लेक्चर 3 है, उसको भी लेना है ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो और आपके पेपर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।